केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में आज क्या क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर क्लास लगने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस के वकील चिल्लाते रह गए। जज साहब ने क्या बोलकर नटराजन केस खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं टिकी कांग्रेस तो बौखलाए खरगे ने पीएम पर कौन सा आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने धो डाला। लोकसभा की सीटें 824 करने का प्रस्ताव पीएम मोदी को मिल गया। कौन सी 170 सीटों के होंगे 2-3 टुकड़े। पाठशाला में स्पेशल चैप्टर। मोदी के खिलाफ राहुल का नया प्लान। टीएमसी के बाद शरद पवार की एनसीपी के विलय की मांग। क्या क्षेत्रीय दलों को जोड़कर मोदी को दे पाएंगे टक्कर। महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक पर कांग्रेस की तैयारी, मगर प्रियंका गांधी के सवाल। ऐसा क्या कहा कि किसी के पास नहीं है जवाब। बाहुबलियों को लेकर जो काम नेता तक नहीं कर पाए वो पब्लिक ने कैसे कर दिया। बाहुबलियों में खलबली मच गई। 3 राज्यों में एक साथ झटका। बाहुबलियों के बुरे दिन की शुरुआत ऐसे होगी सोचा और किसी ने ये समझा था कि ऐसे ये सब होने लग जाएगा। देश के दुश्मनों को भस्म करने के लिए पीएम मोदी ने अब अग्निवेग तैयार कर लिया है। युद्ध के मैदान में भारत की बढ़ती ड्रोन शक्ति, 450 की रफ्तार से दुश्मन की 100% आहुति। क्या है पूरी खबर, ये बताने वाला हूं। और अंत में हमारा स्पेशल सेगमेंट, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। हम हर रोज किसी ना किसी विषय पर सोच विचार करते हैं। कुछ लोग तो दिन रात सोच विचार में ही डूबे रहते हैं, लेकिन दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो सोचने का काम करता है। सोचा है कल, अंत में आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन। मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने पर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने 12 साल से बिना थके बिना रुके देश को आगे बढ़ाया है। उत्तराखंड के सीएम धामी बोले, मोदी सरकार की नीति तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश ने असाधारण यात्रा तय की है। 3 जुलाई से शुरू होने वाले अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी मौजूद रहे। इस मीटिंग में अमित शाह ने सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के दौरान पूरे रूट पर 600 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात रहेंगी। पहलगाम में आज सिक्योरिटी को लेकर मॉक ड्रिल भी की गई। हॉर्मुज संकट के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत ने डीजल बिक्री की सीमा तय कर दी है। इस फैसले के मुताबिक अब 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिल सकेगा। सरकार ने आज खुदरा पेट्रोल पंपों पर हाई स्पीड डीजल की बिक्री को सीमित करने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं सरकार का कहना है कि यह फैसला डीजल की जमाखोरी, गैर जरूरी स्टोरेज और संभावित कालाबाजारी को रोकने के मकसद से किया गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने कहा है कि बंगाल में चुनाव को लूटा गया था और अगर इसी तरह की बेईमानी और लूट उत्तर प्रदेश में हुई तो फिर देश में कभी चुनाव नहीं होगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि यूपी में पीडीए समाज इस बार पूरी तरीके से तैयार है। देश में मॉनसून लगातार आगे बढ़ रहा है। आज झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मॉनसून की एंट्री हो गई। हालांकि महाराष्ट्र में मॉनसून की रफ्तार अभी धीमी है। अगले 3 दिन में मॉनसून के छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में एंट्री करने की संभावना है। 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मॉनसून 9 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में प्री मॉनसून एक्टिव है। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने सफलता की ऊंचाइयों का एक नया झंडा फहराया है। मस्क अब उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां वो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन चुके हैं। जानकारी के मुताबिक मस्क की कुल नेटवर्थ अब $1 ट्रिलियन के पार पहुंच गई है। एलन मस्क की संपत्ति में इस भारी उछाल का सबसे अहम कारण उनकी कंपनी स्पेस एक्स का आईपीओ माना जा रहा है। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस के वकील चिल्लाते रह गए। जज साहब ने क्या बोलकर नटराजन केस को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं टिकी कांग्रेस तो बौखलाए खरगे ने पीएम मोदी पर कौन सा आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने धो डाला। लोकसभा की सीटें 824 करने का प्रस्ताव पीएम मोदी को मिल गया। कौन सी 170 सीटों के होंगे 2-3 टुकड़े। पाठशाला में स्पेशल चैप्टर।
पहले आपको गिना देता हूं कि हाल फिलहाल में कांग्रेस को कितने झटके लगे हैं बॉस। आप देखिए कि बिहार में झटका, फिर बंगाल में झटका, असम में झटका, तमिलनाडु में झटका, पुडुचेरी में झटका और अब राज्यसभा चुनाव में जोर का झटका। पिछले 210 दिनों में कांग्रेस को लगातार झटके पे झटका ही लगा है सर। सुप्रीम कोर्ट ने आज मीनाक्षी नटराजन को यह कहकर लौटा दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए, हम नहीं सुनेंगे आपकी याचिका। लेकिन कांग्रेस जमीनी सच्चाई को अभी भी समझने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को भी लग रहा है कि नामांकन रद्द करने वाला खेला बीजेपी ने खेला और यह सब कुछ मोदी के कहने पर हो रहा है। राहुल गांधी तो अलग ही दुनिया में जीतते हैं बॉस। उन्हें लगता है कि देश की 140 करोड़ जनता उन्हीं के साथ है और देश के 99 करोड़ वोटर कांग्रेस को ही वोट कर देंगे। अगर मोदी सरकार वोट चोरी ना करे तो सारा वोट कांग्रेस को चला जाएगा। अगर चुनाव आयोग एसआईआर ना करे तो कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन ये पॉलिटिक्स है बॉस, यहां अगर मगर से काम नहीं चलता है। पॉलिटिक्स में हवा हवाई बातें नहीं होती, जो दावे होते हैं वो हवा हवाई नहीं चलते। और राहुल गांधी ने तो एक के बाद एक हवाई दावे किए जो बाद में फुस हो गए और इसका एक पूरा रिकॉर्ड है बॉस। आप देखिए कि पहले राहुल गांधी का राफेल घोटाला का जो दावा था वो हवा हवाई हो गया, फिर नोटबंदी घोटाला वाला जो दावा था वो गलत निकल गया, उसके बाद जनता ने उनके वोट चोरी वाले दावे की हवा निकाली और अब कांग्रेस के सीट चोरी वाले दावे की बैंड बज गई है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में जो कहा है ना, उससे एक बात क्लियर हो गई है कि हल्ला मचाने से कोई सही नहीं हो जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका को सुनवाई योग्य ही नहीं माना और उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन की याचिका नॉन मेंटेनेबल है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि आर्टिकल 329 के तहत चुनाव प्रक्रिया में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन को हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर करने की छूट दे दी। हालांकि कोर्ट ने केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कोर्ट ने कांग्रेस की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया है कि नामांकन रद्द करने में हुई त्रुटियों को सुधारने के लिए अनुच्छेद 32 का सहारा लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, ना भाई, इस मामले में आप अनुच्छेद 32 को ढाल नहीं बना सकते। आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है बॉस, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती है कांग्रेस की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंह भी अपनी दलील झोंके जा रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसी न्यायिक मिसाल मौजूद है जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी का नामांकन रद्द किया हो और कोर्ट ने आरओ का फैसला पलटकर उसका नामांकन बहाल करा दिया हो। कोर्ट ने कहा कि बताइए अगर है तो। कोर्ट के सवाल पर कांग्रेस की बोलती बंद हो गई। जवाब नहीं सूझा कांग्रेस को, और सूझेगा भी कैसे। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस किसी मुद्दे पर भिड़ने से पहले शायद होमवर्क नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कांग्रेस को बार बार इस तरह से झटके नहीं लगते, बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीनाक्षी नटराजन के पास अब सिर्फ एक उम्मीद बची हुई है कि शायद हाई कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आ जाए। लेकिन आज के फैसले से जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर 12 बजे ना, वो देखकर ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस को अब इस केस में आरओ का फैसला पलटने की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। इसीलिए अब कांग्रेस ने विक्टिम गेम खेलना शुरू कर दिया। पहले आरओ को बीजेपी का एजेंट बता दिया, चुनाव आयोग को कांग्रेस बीजेपी की टीम मानकर ही चलती है। अब कांग्रेस ने पीएम मोदी को इस मामले में घसीटने की कोशिश की है। खड़गे ने क्या कहा आज आपको बताने वाला, और यह भी दिखाऊंगा कि कैसे एमपी कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली की सड़कों पर चीखम चिल्ली मचा दी, उछल कूद मचाई और बवाल काट दिया। लेकिन पहले एक ट्वीट। इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज थे, ये मैंने पहले दिन भी कहा। उन्होंने 48 घंटे तक भी कोई जवाब नहीं दिया। अंदर से खेल हो गया मीनाक्षी नटराजन को हराने के लिए, और उसका दोष आरओ पर, इलेक्शन कमीशन पर डालते हैं। और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे या नहीं बैठ पाओगे। भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया।
चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया तो कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। कांग्रेस पहले चुनाव आयोग गई। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे को कानूनी चश्मे से देखना शुरू ही किया था कि कांग्रेस से और इंतजार बर्दाश्त नहीं हुआ और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बॉस, चुनाव आयोग ने इस मामले में कोई इंटरफेयर क्यों नहीं किया, यह आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट से भी कांग्रेस को मुंह लटकाए खाली हाथ वापस लौटना पड़ गया। कांग्रेस बड़ी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कांग्रेस को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला पलट देगा और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव रद्द हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो बीजेपी प्रत्याशी महेश खेवट की ओर से मुकुल रोहतगी और चुनाव आयोग की तरफ से वकील वीएस नायडू खड़े। इनके बीच सुनवाई के दौरान क्या बहस हुई और कोर्ट ने क्या कहा, डिटेल में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह एक निजी शिकायत है जिसमें संज्ञान नहीं लिया गया है। आरपी एक्ट का कानून कहता है कि कम से कम आरोप तय होने चाहिए। सिंघवी ने कहा कि कानून साफ है, जब तक आरोप तय न हो तब तक नामांकन पत्र में घोषणा करना जरूरी नहीं। इस मामले में कोई आरोप तय नहीं हुआ है तो इसकी जानकारी उन्हें क्यों देनी चाहिए। सिंघवी ने दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कानून के खिलाफ जाकर फैसला लिया है। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि इस मामले में सिर्फ आरओ का फैसला ही नहीं पलटना चाहिए बल्कि उसे पद से भी हटा देना चाहिए। कांग्रेस के वकील ने चुनाव आयोग की चुप्पी को हैरान करने वाला बताया और कहा कि कल राज्यसभा का कोई चुनाव नहीं हुआ बल्कि एक तरफा नतीजे घोषित कर दिए। सिंघवी की इतनी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा। बॉस, कोर्ट ने कहा कि हमें कोई ऐसा जजमेंट दिखा दीजिए जिसमें हमने आरओ द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद नॉमिनेशन स्वीकार करके मामले में दखल दिया और पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव इलेक्शन में नॉमिनेशन के बाद हमने आरओ के ऑर्डर को खारिज कर दिया। इसके बाद मुकुल रोहतगी ने बीजेपी उम्मीदवार का पक्ष रखते हुए कहा कि चुनावी याचिका लगाना मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति बसु जजमेंट में साफ किया था। रोहतगी ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद अब कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अब मीनाक्षी नटराजन को चुनाव याचिका दाखिल करनी होगी। वहीं चुनाव आयोग के वकील वीएस नायडू ने भी अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन चुनाव आयोग गई थी लेकिन आयोग ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आरओ ने आरपी एक्ट के मुताबिक ही बीजेपी उम्मीदवार को विजेता घोषित किया है। 2018 के संशोधन के बाद से यह साफ है कि हर तरह के पेंडिंग केसेस बताना जरूरी है, चाहे संज्ञान हुआ या नहीं। उस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने टोका और कहा कि मैं यहां सामान्य कानून की बात नहीं कर रहा, मैं अपवादों की बात कर रहा हूं। मीनाक्षी का नामांकन पत्र गलत तरीके से खारिज किया गया। अहमद पटेल के मामले में आरओ के फैसले को पलटा गया था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, अब वो भी सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा कि पहले हम यह तय करेंगे कि याचिका मेंटेनेबल है या नहीं है। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल कर सकती है। कोर्ट ने बताया कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप संबंधी सीमाएं निर्धारित। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाने और परिणाम घोषित होने के बाद न्यायिक दखल का दायरा बेहद सीमित हो जाता है। 2 जजों की बेंच ने कहा कि अगर हम ऐसे तर्क स्वीकार कर लें तो कुछ मामलों में अनुच्छेद 32/226 के तहत हस्तक्षेप करेंगे और कुछ मामलों में चुनाव याचिका की ओर भेज देंगे। इससे अनुच्छेद 329 के तहत कोई सिद्धांत पढ़ा जाएगा जो संविधान में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे किसी भी व्याख्या को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। मतलब कांग्रेस अनुच्छेद 329 को हथियार बनाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने कहा कि भाई ये हथियार यहां काम नहीं आने वाला है, आप हाईकोर्ट जाइए और इलेक्शन पिटीशन वहां पर आप दाखिल कीजिए। अब कांग्रेस को चुनाव के नतीजे घोषित होने के 45 दिन के भीतर हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी होगी। इस याचिका में अब हाईकोर्ट में नामांकन रद्द करने की मेरिट पर बहस हो सकती है, यानी कि नामांकन रद्द करने का आधार सही है या गलत है, इस पर बहस हो सकती है। मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन में जो जानकारी छिपाई वो उन्हें छिपाना चाहिए था या नहीं, इसके आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। सुनिए कि मीनाक्षी नटराजन ने कोर्ट के फैसले के बाद क्या कहा। ये सेटबैक जो है वो लोकतंत्र के साथ हुआ है, इस देश के संविधान के साथ हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन ने किया है। मेरा कोई आरोप माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर नहीं है, उन्होंने तो अपना एक निर्णय दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज थे। ये मैंने पहले दिन भी कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब हमारे लोग गए तो उन्होंने 48 घंटे तक भी कोई जवाब नहीं दिया।
बॉस, आज कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में बवाल काटने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस ने अपने मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली बुला लिया था। जीतू पटवारी की अगुवाई में ये नेता राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करके निकल रहे थे। उनका कहना था कि वो राष्ट्रपति से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को बीच रास्ते में ही रोक दिया। बैरिकेडिंग लगा दी गई। कांग्रेस के नेता बैरिकेडिंग फांदकर दूसरी तरफ जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लेना शुरू कर। उधर कांग्रेस अब इस मामले में सीधे पीएम का नाम लेने लग गई है। बॉस, खड़गे ने सीधे कहा कि पीएम के इशारे पर बिना उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द नहीं हो सकता। कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने कहा कि वो वोट चोरी, सीट चोरी का आरोप लगाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस के पक्ष में फैसला नहीं दिया। तब कांग्रेस बीजेपी पर फैसला चोरी करने का भी आरोप लगा सकती है। दोनों के बयान सुन। ये तो उनका रिजेक्शन ये इलीगल है, ये मॉरल है, एंटी डेमोक्रेटिक है और जो सरकार ने कराया है ये मोदी जी के इशारे के बिना नहीं होता, ऐसी बड़ी चीज है। और मोदी जी ये पर्पसली कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ये साजिश रख के हर जगह वो अपने लोगों को बिठाकर रिटर्निंग ऑफिसर्स जो खास करके उनके चाहने वाले लोगों को वहां पर बिठाकर ऐसी चीजें कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी सीट चोरी का आरोप लगा रही थी उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये ना बोले कि वर्डिक्ट चोरी हो गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समझ ही नहीं पाती। ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। भाई मीनाक्षी नटराजन जी खुद नामांकन में गलती करती है, उसके बाद वो क्रिमिनल केस डिस्क्लोज नहीं करती, फ्रॉड करती हैं। फिर तेलंगाना कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस जो गुस्सा है राहुल कांग्रेस से, उन्होंने जाकर इस पूरे मामले को डिस्क्लोज किया। अंदर से खेल हो गया मीनाक्षी नटराजन को हराने के लिए, और उसका दोष आरोप पर, इलेक्शन कमीशन पर डालते हैं। बॉस, कभी कभी ये विश्वास नहीं होता है कि वो वही पार्टी है जो दशकों तक इस देश में सत्ता में रही और अब उसके नेता इस तरह की बातें करते हैं और ऐसे ऐसे दावे करते हैं जो मतलब कहीं टिकते ही नहीं है। लोग विश्वास तक नहीं करते उनके दावों। आप देखिए कि राज्यसभा की एक एक सीट के लिए सियासी फाइट कैसे हुई, किस लेवल पर सियासी फाइट पहुंची। एक एक सीट की लड़ाई है बॉस, क्योंकि आने वाले वक्त में मोदी सरकार कई बड़े और कड़े फैसले ले सकती है। यह खुला ऐलान पीएम मोदी ने 2 दिन पहले एनडीए की बैठक में ही कर दिया और इसीलिए मोदी सरकार संसद के दोनों सदनों में अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है ताकि महिला आरक्षण बिल जैसी हालात किसी और बिल के साथ ना हो और महिला आरक्षण बिल बीजेपी दोबारा लेकर आ सकती है। बहुत जल्द ये हो सकता है, इस बात के संकेत भी मिलने लगे। और लोकसभा सीटों के परिसीमन की चर्चा भी एक बार फिर से तेज हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि EAC पीएम का परिसीमन को लेकर एक नया सुझाव आया। इस प्रस्ताव में सीटों के विभाजन का सुझाव दिया गया है, जिसमें सिर्फ 170 सीटों पर फोकस है। आसान भाषा में कहा जाए तो परिसीमन के लिए सभी 543 सीटों की बजाय सिर्फ 170 चुनिंदा सीटों के विभाजन का सुझाव दिया गया है। पीएम के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के मुताबिक इन 170 सीटों में से 59 सीटों को 2 हिस्सों में बांटा जाए, यानी कि अभी एक सीट का जितना दायरा है उसे 2 सीटें बना दी जाए और बाकी 111 सीटें ऐसी हैं जिन्हें 3-3 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। और जब इस गुणा गणित से 170 सीटें तोड़ी जाएंगी तब वो उनकी संख्या बढ़ाकर 451 हो जाएंगी, यानी कि सीटों की संख्या, यानी कि 170 सीटों को 451 सीटों में तोड़ दिया जाए। और इसी तरीके से लोकसभा की 543 सीटें 824 सीटों तक कैसे बढ़ाई जाएंगी, इसका पूरा कैलकुलेशन बताया गया है। पहले 543 सीटों में से 170 सीटें निकाल दीजिए तो बच जाती है 373 सीटें, और इन 373 सीटों में नई 451 सीटें जब आप जोड़ेंगे तो कुल सीटों की संख्या हो जाएगी 824। अगर इस हिसाब से परिसीमन होता है तो 2029 के आम चुनाव में वोटर टर्नआउट में 0.3 से लेकर 2.3% तक बढ़ोतरी हो सकती है। अगर वोटों की संख्या के हिसाब से देखें तो यह वोटर टर्नआउट 90 लाख से 2 करोड़ 30 लाख वोटर्स तक हो सकता है। अब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि हर राज्य के कोटे में भी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी
और इसी को लेकर महिला आरक्षण संशोधन बिल के दौरान डीएमके समेत साउथ की कई पार्टियों ने बिल के खिलाफ वोटिंग की। लेकिन अब देखिए कि एक बार फिर लोकसभा सीटों के लिए परिसीमन की भूमिका बन रही, और अगर परिसीमन हुआ तो किस राज्य की सीटें कितनी बढ़ जाएंगी, यह भी आपको बता दें। सबसे पहले दक्षिणी राज्यों में लोकसभा की सीटें आप देख लीजिए। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, परिसीमन के बाद यहां पर 59 हो जाएंगी। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, यह बढ़कर 42 हो जाएगी, और इसी तरह केरल की 20 लोकसभा सीटें बढ़कर 30 हो जाएंगी, और तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें 26 हो जाएंगी। इसके अलावा उत्तर भारत के बड़े राज्यों की बात कर लेते हैं। यूपी की 80 लोकसभा की सीटें 120 हो जाएंगी, बिहार में 40 हैं तो 60 हो जाएंगी, महाराष्ट्र में 48 हैं तो 72 हो जाएंगी, राजस्थान में 25 से 38 हो जाएगी सीटों की संख्या, मध्य प्रदेश में 29 से 44 हो जाएगी सीटों की संख्या, और गुजरात में लोकसभा सीट अभी 26 है जो बढ़कर 39 हो। जिस वक्त महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर संसद में बहस चल रही थी, तब विपक्ष के अड़ियल रवैये पर अमित शाह ने क्या कहा, एक बार आप याद कर लीजिए, सुन लीजिए। फिर से स्पष्ट कर देता हूं, दक्षिण का राज्यों का इस सदन पर इतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का अधिकार है। अरे दक्षिण छोड़िए, छोटी सी यूटी लक्षद्वीप का भी इतना अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार का। ये देश को इस तरह के नैरेटिव से, उत्तर दक्षिण के नैरेटिव से टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहिए। ये इससे ऊपर उठना चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये सदन में जो व्यक्ति बैठता है वो ये सोचता है कि किस राज्य से मैं आ रहा हूं। मान्यवर, हम शपथ लेते हैं तो मन से लेते हैं। जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो उत्तर दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। और ये क्या नैरेटिव फैलाया, और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे या नहीं बैठ पाओगे। विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि अगर लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ती है, परिसीमन हुआ तो फायदा बीजेपी को हो जाएगा, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के नतीजों के बाद परिसीमन को लेकर बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि टीएमसी और डीएमके का परिसीमन बिल के विरोध में बड़ा रोल था, लेकिन अब दोनों ही पार्टी राज्य की सत्ता से बाहर हुई। ऐसे में बीजेपी के लिए विधेयक पास करवाने की संभावना बढ़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो परिसीमन लागू होने से चुनाव तक कौन कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाएंगी वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। सरकार परिसीमन अधिनियम के तहत एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग बनाएगी, और इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और चुनाव आयुक्त होंगे। इसके बाद परिसीमन आयोग लेटेस्ट जनगणना के आधार पर डेटा विश्लेषण करेगा। इसके आधार पर राज्यों की कुल सीटों, जिसमें लोकसभा और विधानसभा का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, और साथ में सीमाओं का खाका भी तैयार होगा। इसके बाद आयोगों को एक चुनावी क्षेत्रों का ड्राफ्ट सार्वजनिक करने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा आयोग को सभी क्षेत्रों में जाकर जन सुनवाई करनी होगी, जिसमें राजनीतिक दलों और आम जनता से सुझाव, आपत्तियां सुनी जाती हैं। आपत्तियों पर विचार करने के बाद आयोग अंतिम अधिसूचना जारी कर सकता है। परिसीमन आयोग के फैसले अंतिम होते हैं, जिन्हें किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद चुनाव आयोग नए नक्शे के आधार पर सभी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट को अपडेट करेगा। इसके अलावा आयोग यह भी तय करता है कि नए परिसीमन में किस किस सीट को SC, ST और महिलाओं के 33% आरक्षण के लिए तय किया जाए। वोटर लिस्ट अपडेट होने के बाद भारत का चुनाव आयोग नए निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। बीजेपी ने इसी साल महिला आरक्षण बिल के जरिए लोकसभा की सीटें बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष इसी बात पर अड़ गया कि सरकार चालाकी से इस परिसीमन को महिला आरक्षण बिल के साथ ले आई। इसीलिए विपक्ष का समूचा कुनबा एक हो गया और लोकसभा में बिल गिर गया। लेकिन आप देखिए कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में यह पहला बिल था जो पास मोदी सरकार नहीं करा पाई। लोकसभा में इस बिल के गिरने के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया।
हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। मोदी के खिलाफ राहुल का नया प्लान। टीएमसी के बाद शरद पवार की एनसीपी के विलय की मांग। क्या क्षेत्रीय दलों को जोड़कर मोदी को टक्कर दे पाएंगे? महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक पर कांग्रेस की तैयारी। मगर प्रियंका गांधी के सवाल, ऐसा क्या कहा कि किसी के पास जवाब नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे रोका जाए, कैसे चुनाव में हराया जाए, किस तरीके से उनके विजय रथ पर ब्रेक लग जाए। वैसे तो यह सवाल मोदी विरोधियों को 2014 के बाद से ही परेशान कर रहा है, मगर अब बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि कई साल बीत गए ना बॉस। अब इन लोगों को लग रहा है कि नंबर ही नहीं आएगा इनका, और इसीलिए मोदी विरोधियों के बीच एक चर्चा बहुत जोर पकड़ रही है, और वो है क्षेत्रीय पार्टियों के विलय की। यानी कि जो दल कांग्रेस से अलग हुए उन्हें कांग्रेस में किसी तरीके से मिला दिया जाए ताकि 2029 में मोदी से मुकाबला हो सके। मगर जो पार्टियां इंडी गठबंधन के बैनर तले मोदी को टक्कर नहीं दे पाई, क्या वो उस कांग्रेस पार्टी में मर्ज करके अपने मकसद में कामयाब हो सकती हैं, जिसके नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं? कई नेता आप नहीं देखते हैं, सुनते रहते होंगे कि कई विपक्षी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाते रहते। यही इंडी गठबंधन के जो घटक दल है उन्हीं के नेता तो मिल भी जाएंगे, उसके बाद राहुल गांधी का नेतृत्व भी स्वीकार कर लेंगे। और जो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कुछ नहीं कर पाए, वो अब ये सब मिली हुई पार्टी जो एक नई कांग्रेस की तरह दिखाई देगी उसके लिए कुछ कर लेंगे। सबसे बड़ी चुनौती तो मोदी है ना। बात टीएमसी से शुरू हुई, अब शरद पवार की एनसीपी तक पहुंच गई और इसका जिक्र होने लग गया। वो जिस तरह इन पार्टियों में टूट हो रही है या भविष्य में ऐसा होने के चांस बताए जा रहे हैं, हो सकता है उसे देखते हुए पर्दे के पीछे कोई खिचड़ी पक रही है। अगर क्या हुआ, राहुल गांधी की भूमिका का क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी अपनी ही कांग्रेस पर सवाल उठा रही हैं? आज पाठशाला के एक चैप्टर में ये सब विस्तार से बताऊंगा। ये भी समझाऊंगा कि कांग्रेस ने इस प्लान के अलावा मोदी के खिलाफ कौन सी नई स्ट्रेटजी अपनाई है जिसे देश भर में चलाया जाएगा। लेकिन पहले एक ट्वीट। क्योंकि जो रीजनल पार्टी बन गई कांग्रेस अलग होके, उन सबको वापस शामिल होना चाहिए। सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, ये वक्त ही बताएगा। त्यामुळे त्या बुडत्या जहाजामध्ये पाय ठेवतील अशी मला शक्यता वाटत नाही। बॉस, अब इन पार्टियों ने देख लिया है कि इंडी गठबंधन से भी कुछ नहीं हो रहा, और बिहार बंगाल का हाल तो देखा ही ना कि वहां पर क्या हुआ। इंडी गठबंधन वाले जब भी राज्यों के चुनाव आते हैं तो कहते हैं कि भाई हमारा कोई गठबंधन है ही नहीं, हम अपना अपना चुनाव लड़ेंगे, और उसका फायदा हो जाता है बीजेपी। इसीलिए अब इंडी गठबंधन से अलग कांग्रेस में तमाम ऐसी पार्टियों के विलय की बात चल रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधानसभा चुनाव के हारी बॉस, पूरा इंडी गठबंधन हिला हुआ है। सब कांप रहे हैं, परेशान हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। दीदी का किला ढह गया तो किसका बचेगा। बॉस, मोदी विरोधी भयंकर डरे हुए, सबका माथा ठनका हुआ है। कोई खुलकर और कोई दबी जुबान में कह रहा है कि कैसे भी करो भाई, मगर मोदी को रोक लो। मतलब कुछ भी कर लो, लेकिन मोदी को रोकने का कोई उपाय पता। मोदी मगर रुकेंगे कैसे? तो शिगुफा छोड़ दिया गया कि कांग्रेस की बदौलत रुकेंगे मोदी। चर्चा यह चलाई जा रही है कि जिन नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी का गठन किया और आज की तारीख में उनका अस्तित्व संकट में है, तो फिर क्यों ना कांग्रेस में विलय कर लिया जाए। अब यह चर्चा चल रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में जिस तरह टूट हुई है ना बॉस, और उनके हाथ से सब कुछ जिस तरीके से फिसला है, उसने इस बहस को और ज्यादा जोर पकड़वा दिया, नया सिरा दे दिया इस बहस को। ममता करें भी तो क्या करें। वो दिल्ली में सोनिया गांधी से मिली तो उनके सामने यही प्रस्ताव रखा गया। पहले तो ना नुकर किया गया, मगर अब नेता खुलकर कैमरे पर कह रहे हैं कि इस आइडिया में कोई बुराई नहीं।
अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से चूक गए। वो भी कह रहे हैं बॉस कि क्षेत्रीय पार्टियां अगर कांग्रेस में शामिल हो जाए और राहुल गांधी को अपना नेता मान लें तो वोटिंग पैटर्न ही बदल जाए। मतलब 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस गजब का सपना देख रही है। पहले कांग्रेसी नेताओं को सुनिए और फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी के दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि जो रीजनल पार्टी बन गई कांग्रेस अलग होके, उन सबको वापस शामिल होना चाहिए और राहुल गांधी को नेता स्वीकार करना चाहिए दिल से, पहले से। पूरे मुल्क में ये मैसेज होना चाहिए, अब इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं वो राहुल गांधी जी हैं। ये मैसेज क्लियर कर होना चाहिए, तब जनता आपको कामयाब करेगी। वो देखती है एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, एक तरफ राहुल गांधी जी हैं। ये क्लियर कट मैसेज होगा, तमाम पार्टियों ने मिलकर के राहुल गांधी को नेता स्वीकार किया है, तो आप देखेंगे कि वोटिंग पैटर्न बदल जाएगा देश के अंदर। ये भूमिका अब सब राज्य की जो पार्टियां उनके समझ में आ गया है और इसलिए ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, कई जो सेकुलर वोट की राजनीति करने वाले जो पक्ष है वो सबको लगता है कि अब देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए और वो प्रक्रिया शुरू हो गई। बॉस ये कांग्रेस के नेता है, इन लोगों के पास कोई और चारा भी नहीं है। अगर राहुल गांधी की तारीफ नहीं करेंगे तो राजनीतिक संकट इनके सर पर मंडराने लगेगा, करियर खत्म हो जाएगा इनका। लेकिन इनको भी अंदर से पता होगा कि जो राहुल गांधी अभी तक कांग्रेस के लिए कुछ ढंग का नहीं कर पाए, अगर सारी पार्टियों का विलय भी कर देंगे तो राहुल गांधी के हाथ में अगर मसाल थमा देंगे तो क्या राहुल गांधी कांग्रेस का जहां रोशन कर पाएंगे। अब ममता बनर्जी क्या करेंगी यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी को ऑफर तो कांग्रेस ने दे दिया है, मगर ममता बनर्जी की तरफ से क्लियर कट कुछ नहीं बताया गया। मगर उनकी मुश्किलें जिस तरीके से बढ़ रही हैं और बढ़ती ही जा रही हैं, वो जरूर इस तरफ इशारा कर रहा है कि आग लगी है तभी तो धुआं हो रहा है। आप देखिए कि ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दीदी के खिलाफ कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में मामला दर्ज किया गया है। ममता पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। 9 मार्च 2026 को सांप्रदायिक भाषण का आरोप ममता पर लगाया गया। इससे पहले अभिषेक बनर्जी के खिलाफ फर्जी सिग्नेचर यानी कि दस्तखत के मामले में सीआईडी की जांच ऑलरेडी चल रही है। अभिषेक बनर्जी को 14 जून के लिए फिर समन कर दिया गया। 5.5 घंटे की पूछताछ हुई थी, उसके बाद उससे काम नहीं चला। सीआईडी ने कहा कि भैया फिर से आई। उनके खिलाफ पहले ही पार्टी के कई नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दिन रात जो पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं वो ठीकरा इन्हीं के ऊपर फोड़ रहे हैं कि भाई साहब जो है कई पार्टी छोड़ चुके हैं, बगावती तेवर दिखा रहे हैं कुछ लोग तो, और कईयों के कतार में होने की बात कही जा रही है कि सब लगे हुए लाइन में। कल किसका नंबर आ जाए पार्टी छोड़ने का ये कोई नहीं बता पा रहा है ठीक। अभिषेक बनर्जी को नेता मानने से ये सभी नेता जो बगावती तेवर दिखा रहे हैं वो इनकार करें नहीं भैया हमको नहीं चाहिए सर। इज्जत नहीं करते हैं किसी की, किसी की उम्र का ख्याल नहीं करते हैं, किसी का पद का ख्याल नहीं करते हैं, तो कोई इनके नेतृत्व में काम करेगा? आप सोचिए सर। ममता बनर्जी कांग्रेस में जाएंगी या नहीं जाएंगी, यह फैसला हो नहीं पाया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत ने कांग्रेस के विस्तार को यह कहते हुए हवा दे दी कि एनसीपी एस यानी कि शरद पवार की जो एनसीपी है उसका विलय हो जाना। पहले ही शरद पवार का जो एनसीपी टूट चुका है, उनकी पार्टी टूट चुकी है। अब जो बची हुई है शरद पवार की पार्टी, उसका कहना है कि कांग्रेस में मिला दीजिए। जो हाल आज टीएमसी का है ना बॉस, 3 साल पहले वही शरद पवार की पार्टी का भी था। 2023 में एनसीपी 2 धड़े में बंट गई थी, यानी कि एनसीपी के नेता तो गए ही, उनका वोट बैंक भी चला गया। महाराष्ट्र विधानसभा में अब सिर्फ 10 विधायक हैं शरद पवार की पार्टी के। ऐसे में संजय राउत कह रहे हैं कि इन फ्यूचर कुछ और हो उससे पहले मर्जर का डिसीजन ले लेना चाहिए, यानी कि भविष्य में कुछ हो उससे पहले मिला दीजिए। इस पर सुप्रिया सुले ने भी एक तरह की स्वीकृति दे दी, और सुनिए आप कि उन्होंने क्या कह दिया। ये समय है कि कांग्रेस पार्टी से जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए।
140 साल पुरानी कांग्रेस आज नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर मोड में है बॉस। सिर्फ 7 राज्य बचे हैं जहां या तो उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री है या फिर सरकार में कांग्रेस साथ में है, वरना बहुत बुरा हाल है देश भर में कांग्रेस का। और ऐसे में राहुल गांधी भी करें तो करें क्या? उन्होंने गुरुवार को हुई कांग्रेस की बैठक में किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, मगर यह जरूर कह दिया कि कांग्रेस ही मोदी को रोक सकती है। पहले भी राहुल गांधी ऐसी बातें कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक के दौरान कहा कि देश में सिर्फ कांग्रेस एकमात्र विपक्षी पार्टी है जो टूट नहीं रही है और वही भाजपा और आरएसएस का मुकाबला कर सकती है। हालांकि बीजेपी इस पर तंज कस रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप सुन लीजिए कि उन्होंने इस पर क्या रिएक्शन दिया है। काँग्रेस हे बुडतं जहाज आहे, त्यामुळे त्या बुडत्या जहाजामध्ये पाय ठेवतील अशी मला शक्यता वाटत नाही। तथापि राजकारणात हायपोथेटिकल बोलायचं नसतं, पण मी तुम्हाला सांगतो, कोणी पाय ठेवला तर त्याचा आम्हाला फायदा आहे, आम्हाला नुकसान नाही। याचं कारण आम्हाला अधिकची पॉलिटिकल स्पेस ही त्याच्यामुळे उपलब्ध होते। बॉस, आज कांग्रेस में जिन पार्टियों की विलय की बात हो रही है ना, उनके लीडर कभी कांग्रेस का ही हिस्सा हुआ करते, फिर चाहे ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, जगन मोहन रेड्डी हो या फिर महबूबा मुफ्ती का नाम ले लीजिए। ये कांग्रेस से अलग हुए और अपना नया दल इन्होंने बनाया। आजादी के बाद से अब तक देखें तो कांग्रेस से अलग होने वाले नेताओं ने 62 पार्टियां बनाई। मगर सवाल है कि क्या इन छोटी छोटी पार्टियों को एक करके, टूटे हुए को जोड़ करके कांग्रेस फिर से उस तरह खड़ी हो पाएगी जैसे पहले थी, जिससे मोदी लड़ सके? और उससे भी कई बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के नाम पर यह दल कांग्रेस में विलय कर लेंगे? आपको देश की 12 ऐसी पार्टियों के बारे में बताने वाला हूं जिनके नेता कभी कांग्रेस में थे और मौजूदा स्थिति क्या है। साल 1998 में ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई थी। यह फिलहाल पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल है, मगर पार्टी में टूट के बाद संकट आ गया। महबूबा मुफ्ती ने 1999 में पीडीपी का गठन किया था। यह फिलहाल जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। शरद पवार की एनसीपी 1999 में बनी पार्टी है और महाराष्ट्र में इसका अपना जनाधार भी है, मगर 2 धड़े में बंटने के बाद शरद पवार असमंजस में रहते। जगन मोहन रेड्डी के पिता वाईएसआर रेड्डी ने 2011 में वाईएसआरसीपी का गठन किया था। यह पार्टी पिछली बार सत्ता में थी, मगर फिलहाल विपक्ष में चली गई। 1964 में केरल कांग्रेस से अलग हुई थी। आज इसके कई गुट केरल में सक्रिय हो गए। 1968 में मणिपुर पीपल्स पार्टी अस्तित्व में आई थी और इसकी स्थापना करने वाले पहले कांग्रेस में ही थे, जो नेता जिन्होंने इसकी स्थापना की। तमिल मनीला कांग्रेस 1996 में वजूद में आई। आज ये छोटी पार्टी बनकर तमिलनाडु में अस्तित्व में, हालांकि एनडीए का पार्ट है। विदर्भ जनता कांग्रेस 2002 में इसका निर्माण हुआ। इसी तरह 2003 में नागालैंड पीपल्स फ्रंट नाम की पार्टी का उदय हुआ। पुडुचेरी में एक पार्टी है जिसका नाम है AINRC। ये भी कांग्रेस से अलग होकर बनी। ये भी कांग्रेस से अलग होकर एक पार्टी का गठन 2011 में इसका किया गया। अजीत जोगी ने 2016 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का भी गठन किया और गुलाम नबी आजाद ने 2022 में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई। ये कांग्रेस से अलग होने वाले आखिरी नेता हैं जिन्होंने अलग पार्टी का गठन किया। कई क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जो कांग्रेस के साथ अलायंस में हैं। इनमें जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस है। अब्दुल्ला की यह पार्टी इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही है। कुछ दिन पहले अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को गलत करार दे दिया था। ऐसे में यह सवाल उठता है कि इंडी गठबंधन आपस में एक मत नहीं है तो फिर क्या बाकी दल राहुल गांधी से सहमत हो पाएंगे? मर्जर की इन खबरों के बीच कांग्रेस की कल एक बड़ी बैठक हुई जिसमें मोदी के खिलाफ बड़ी तैयारी को लेकर मंथन किया गया। कांग्रेस की 3 घंटे की इस मीटिंग में तय किया गया कि जमीन पर लड़ाई लड़ी जाएगी तो कैसे लड़ी, मतलब देशव्यापी प्रदर्शन होगा। कौन सी 3 बड़ी बातें होंगी वो आपको बताने वाला। कांग्रेस की बैठक का निचोड़ यह है कि नए सिरे से आंदोलन होगा और इसके लिए मुद्दा होगा बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक के खिलाफ हल्ला। दूसरा फैसला यह लिया गया कि संगठन में मजबूती लाई जाए। इसके लिए संगठन की मॉनिटरिंग और समन्वय पर जोर दिया जाएगा और जो विपक्षी दल हैं यानी कि मोदी विरोधी पार्टियां हैं
जिनसे विलय को लेकर किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं है, उनको साथ लाने और तालमेल बिठाने की बात की जा रही है। इससे पहले इंडी गठबंधन की बैठक में भी राहुल गांधी ने अपना प्लान बताया था। You're thinking that the challenge is winning the next election. The next election is already won. Please understand, there is so much anger among the people of India that the next election is already over. The problem is the capture of the instruments of the Indian state by the RSS. The problem is that you will not have a free and fair election to win. And so, we have to go into the mode of resistance. कांग्रेस का फोकस है कि वो राज्य, जिले और ब्लॉक स्तर पर अभियान शुरू करे और संगठन लेवल पर कई कार्यकर्ता और कार्यक्रम के द्वारा इसको बड़ा किया जाए। मगर इस पर प्रियंका गांधी का अपना ही तर्क है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस की इस बैठक में प्रियंका गांधी ने ऐसी बात कह दी बॉस, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। आप सोच रहे होंगे कि क्या सचमुच में ऐसा है? कहां तो कांग्रेस में क्षेत्रीय दलों के विलय की बात चल रही है और कहां प्रियंका अपनी पार्टी के संगठन पर सवाल उठा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने कहा कि जिन मुद्दों को बूथ स्तर तक ले जाने की बात की जा रही है, वहां पार्टी का संगठन है कहां? सवाल पूछ लिया उन्होंने। पार्टी को आंदोलन के बजाय एक समय में जनता से जुड़े एक या दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर फोकस करने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है, लगातार उस पर काम करने की जरूरत है, यह प्रियंका गांधी ने कहा। अब सोचिए, यह तो हाल है कांग्रेस का और राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस ही नरेंद्र मोदी को रोक देगी। अगर बीजेपी को हराना है, बीजेपी को रोकना है, नरेंद्र मोदी को रोकना है, तो कांग्रेस ये सब कर सकती है, बाकियों में ताकत नहीं है। गजबे बात। राहुल गांधी पर खुद उनकी पार्टी के भीतर के अंदर से रह रहकर कुछ ना कुछ बात निकल कर आ जाती है, उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि कांग्रेस में छोटी छोटी पार्टियां जो टूट कर गई थी, बनी बाद में, उनको विलय कर दीजिए, देखिए कैसे मोदी को रोक लेंगे। पाठशाला में अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा बाहुबलियों को लेकर जो काम नेता से नहीं हुआ वो पब्लिक ने कैसे दिखाया करके। बाहुबलियों में खलबली कैसे मच गई है। 3 राज्यों में एक साथ झटका। बाहुबलियों के बुरे दिन की शुरुआत ऐसे होगी, कभी सोचा नहीं होगा। अगले 1 साल में 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जबकि 29 में सबसे बड़ी लड़ाई होनी है बॉस। एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने गुणा भाग शुरू कर दिया है और चुनावी तैयारी भी शुरू कर दी। जीत और हार के सभी समीकरणों पर राजनीतिक पार्टियों में मंथन चल रहा। अभी तक यही धारणा रही है कि चुनावों में जीत के 4 आधार होते हैं। पहला है राजनीतिक पार्टी, किस पार्टी का किस इलाके में कितनी पकड़ है। दूसरा सोशल इंजीनियरिंग यानी कि जातीय और धार्मिक समीकरण। और तीसरा है जनाधार वाले और इलाके के सबसे लोकप्रिय नेता। और चौथा है बाहुबली, वो नेता जो आपराधिक छवि के चलते जीत की गारंटी बन जाए। बाहुबली नेताओं के लगातार जीतने की वजह से यह फॉर्मूला निकल कर आया और बाहुबली नेताओं ने लगातार जीत दर्ज करके यह दिखाया भी कि राजनीति में उनकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है। यूपी हो, बिहार हो, बंगाल जैसे राज्यों में बाहुबलियों को सत्ता की सीढ़ी माना जाता रहा। जहां पर भी बाहुबलियों ने जिस भी पार्टी को सपोर्ट किया, जीत तय मान ली। लेकिन पिछले कुछ सालों में बाहुबलियों और आपराधिक छवि वाले जो नेता हैं, जीत की गारंटी की धारणा उन्होंने तोड़ी है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो जीत दिलवा देंगे, ये धारणा टूटी है। साफ छवि के नेता न सिर्फ अब मतदाताओं की पसंद बन रहे हैं, बल्कि चुनावी मैदान में बाहुबलियों और आपराधिक छवि वाले नेताओं को धूल भी चटा। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाइए आप कि हाल ही में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव में बड़े पैमाने पर साफ छवि वाले जो नेता हैं, वो बाहुबलियों को हराकर आगे बढ़ गए, जीत गए, जीत दर्ज कर ली। कैसे लोगों का माइंडसेट बदल रहा है बॉस, आप सोचिए। ये देश पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है। कहां कहां पर बाहुबलियों को हार का सामना करना पड़ा, आज पाठशाला में राजनीति के बाहुबलियों के पतन का एक चैप्टर भी आपको दिखाने वाला। लेकिन सबसे पहले देखिए ये बॉस, ग्राम प्रधान का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में बाहुबलियों की तूती बोलती थी। एक टाइम तो यह था कि बाहुबलियों की तरफ से
सिर्फ फरमान सुना दिया जाता था कि किसे वोट देना है और उसी की जीत पक्की हो जाती थी। लेकिन छवि पिछले कुछ सालों में जैसे राजनीति की बदली है, ठीक उसी तरीके से इन बाहुबलियों का वक्त भी राजनीति में बदल गया। पिछले कुछ सालों में यह ट्रेंड खत्म होता जा रहा है। अपराधियों के साथ बाहुबलियों के बल का भी दम निकलता जा रहा है। वैसे भारत की सियासत में बाहुबलियों का पतन अब नई शुरुआत माना जा रहा है और इसकी एक रिपोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक साफ छवि वाले नेताओं से 50% बाहुबली नेता चुनाव हार गए। साफ छवि वाले नेताओं की जीत का अंतर 25% रहा। बंगाल में 51 बाहुबली नेता चुनावी मैदान में हार का सामना उन्हें करना पड़ा। तमिलनाडु में 47 बाहुबली नेता हार गए, जबकि केरलम में 12 बाहुबली नेता चुनाव हार गए। आप देखिए कि यह सब अचानक से नहीं हुआ है बॉस। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखेंगे तो पता चलेगा कि 2004 से 2024 तक आपराधिक छवि वाले नेताओं के संसद में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ भी रहा था, लेकिन अब दागी छवि वाले नेताओं के प्रति जनता का रवैया बदल गया। लोग अब कह रहे कि डर वर नहीं लगता है, डराएंगे तो वहां जाकर उंगली ऐसी जगह दबाएंगे कि आप फिर मुंह नहीं दिखा पाएंगे। लोग अब खुलकर विरोध कर रहे हैं बॉस। यूपी में तो सीएम योगी अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की मुहिम पर ही काम कर रहे हैं, आपको पता ही है। यूपी में जिस तरीके से माफिया और गुंडों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, उससे भी आम जनता में कॉन्फिडेंस आ गया है बॉस। अब यूपी के इसी मॉडल पर बिहार के बाद बंगाल में भी काम शुरू हो गया है। शुभेंदु सरकार गुंडा एक्टिविटी में शामिल माफिया के खिलाफ नो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसके अलावा सियासत में बाहुबली नेताओं की जीत का ग्राफ अचानक से गिरना शुरू हो गया है। आप देखिए कि देश भर में लगातार अपराध का ग्राफ गिर रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 2024 में दर्ज अपराधों की संख्या में 6% की गिरावट दर्ज की गई है। 2023 में 62.41 लाख मामलों के मुकाबले 2024 में 58.85 लाख केस दर्ज हुए। 2024 में हत्या के कुल 27,049 मामले दर्ज हुए। 2023 में के मुकाबले जो 2023 के मुकाबले 2.4% कम है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी 1.5% की गिरावट दर्ज की गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध का रेट 2023 में 66.2 से घटकर 2024 में 64.6 हो गया। अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों में भी 3.6% की कमी आई है, जबकि अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों में 23.1% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। यानी कि न सिर्फ बाहुबली नेताओं के खिलाफ लोग अब खुलकर बोल रहे हैं, बल्कि अपराध भी घट रहा है। बाहुबली नेताओं को लेकर सबसे बड़ा बदलाव तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखने को मिला है। बंगाल में जनता ने टीएमसी के कट मनी सिंडिकेट और तोलाबाजी के खिलाफ एक मुश्त वोट कर दिया बॉस, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल में कुल 102 साफ छवि के नेताओं ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर और इनमें से 51 उम्मीदवारों ने बाहुबली छवि वाले नेताओं को हराकर जीत दर्ज की। जीत का अंतर भी कोई 1000 या 2000 मतों का नहीं था बॉस, बल्कि कई उम्मीदवारों के मामले में यह 25% का रहा। हालांकि बंगाल में 191 सीटों पर आपराधिक छवि वाले नेताओं ने जीत दर्ज की। आप देखिए कि टीएमसी ने जितने भी उम्मीदवारों को टिकट दिया था, उनमें से करीब 32% से ज्यादा अधिक उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। कई कैंडिडेट पर हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध के केस दर्ज। यही वजह है कि जनता पर प्रेशर बनाने के बाद भी टीएमसी के ऐसे कैंडिडेट्स या उम्मीदवार आप कहें अपनी सीटें बचा नहीं पाए और हार गए, औंधे मुंह गिर गए। मटिया ब्रूज सीट से विधायक रहे खालिक मुल्ला, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे, अपनी सीट हार गए। कमरहट्टी से टीएमसी के मदन मित्रा को हार का सामना करना पड़ गया। उनका नाम शारदा चिटफंड घोटाले में था बॉस। बलरामपुर से हारने वाले पूर्व मंत्री शांताराम महतो ने हलफनामे में आपराधिक मामलों की घोषणा की। गोगहद से चुनाव हारने वाले मनास मजूमदार पर दंगा और सरकारी काम में बाधा डालने के गंभीर आरोप थे। मोइना से चुनाव हारने वाले संग्राम डोलोई ने भी हलफनामे में आपराधिक मुकदमों की जानकारी दी थी। बनगांव दक्षिण सीट से चुनाव हारने वाली आलो रानी सरकार पर भी चुनावी गड़बड़ी और कई मामले दर्ज थे। फाल्टा के टीएमसी उम्मीदवार रहे जहांगीर खान पर हत्या के प्रयास और चुनाव में धांधली सहित कई मामले दर्ज थे। तो तमाम ये वो नाम हैं, वो चेहरे हैं जो दागी थे, आपराधिक थे और ये हारते चले। यूपी के बाद असम को पॉलिटिक्स की
प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है। यहां बीजेपी ने न सिर्फ वापसी की है, बल्कि जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा पर जनता ने भरोसा जताया है, उसके बाद अपराधियों की लंका लगी हुई है बॉस। और यही वजह है कि असम में कुल 105 साफ छवि के नेताओं को चुनाव में जीत मिली है। इनमें से 23 उम्मीदवारों ने आपराधिक छवि वाले नेताओं को हराया। यहां साफ छवि के नेताओं के जीत का अंतर 25% रहा है, जबकि असम में महज 21 आपराधिक छवि वाले नेताओं को जीत मिली है। असम में तो ऐसे नेताओं को इस बार हार का सामना करना पड़ गया जिनकी जीत तय मानी जा रही थी। जनता ने ऐसे नेताओं को सिरे से खारिज कर दिया जिनके ऊपर बाहुबली होने का लेबल लगा हुआ था। अलगपुर से चुनाव लड़ने वाले पूर्व कांग्रेस नेता राहुल रॉय राज्य के सबसे अमीर उम्मीदवार थे। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे और उन्हें अपनी सीट पर हार का सामना करना पड़ गया। AIUDF के प्रमुख नेता शरफुद्दीन लश्कर पर दंगा करने और डराने धमकाने जैसे आपराधिक मामले दर्ज थे। शराफुद्दीन की बराक घाटी की हाई प्रोफाइल सीट से वो चुनाव हार गए। शबुआ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक राजू साहू के खिलाफ भी केस दर्ज था। राजू साहू भी बीजेपी उम्मीदवार से कड़े मुकाबले में चुनाव हार गए। मुस्तफा शाहिदुल इस्लाम के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पराजय का सामना किया। तो ये हालत हो गई है। केरल के चुनाव में भी ऐसे नेता मैदान में थे जिनके ऊपर मर्डर और महिला के साथ बदसलूकी अपराध करने के मामले, गंभीर मामले दर्ज थे। यहां भी बाहुबली नेताओं को मतदाताओं ने सिरे से खारिज कर दिया। केरल में कुल 21 साफ छवि वाले नेता जो थे उन्होंने जीत दर्ज कर ली और 12 ऐसे उम्मीदवारों को हरा दिया जिनके ऊपर बाहुबली का लेबल लगा हुआ था। तो आप सोचिए कि क्या हालत हर राज्य में, पूरे देश में। और पाठशाला में अब अगला चैप्टर, भारत के नए हथियार का चैप्टर। देश के दुश्मन को भस्म करने के लिए पीएम मोदी ले आए हैं अग्निवेग। युद्ध के मैदान में भारत की बढ़ती ड्रोन शक्ति, 450 की रफ्तार से दुश्मन की 100% आहुति कैसे होगी। आज इंडियन आर्मी का जोश बहुत हाई है क्योंकि आज उनको एक नया ड्रोन हथियार मिल गया है। आप इस इंडियन आर्मी का नया धुरंधर भी इसे कह सकते हैं जो ड्रोन आप देख रहे हैं। इसका नाम है पीस कीपर अग्निवेग, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए आग बरसाने वाला हथियार। अग्निवेग ड्रोन एक कामिकाजे ड्रोन है जो अपने टारगेट पर सटीक हमला करते ही खुद भी नष्ट हो जाता है। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि ये लॉन्च होने के बाद अपने दुश्मन को ढूंढकर खत्म कर देता है। इस ड्रोन में लगे कैमरे और सेंसर से अपने टारगेट तक ये पहुंचता है और एक बार पहचान करने के बाद विस्फोट कर खुद को भी नष्ट कर देता है और अपने दुश्मन को भी उड़ा देता है। अपने शिकार को यह ढूंढ कर मारने में काबिल माना जाता है और इसीलिए इस ड्रोन के आने के बाद भारतीय सेना में खुशी की लहर है। दुश्मन के सैन्य ठिकाने, टैंक, रडार और तोप जैसे हथियारों पर अटैक करके कबाड़ बना देता है उसे। सबसे शानदार बात तो यह है कि भारत की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी ने मात्र 6 महीने के अंदर इन ड्रोन्स को तैयार करके इंडियन आर्मी को सौंप दिया है। बॉस, भारत पिछले कई सालों से स्वदेशी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें आज ऐतिहासिक दिन है। आगे बढ़ने से पहले आपको भारत के नए ड्रोन हथियार के बारे में बताता हूं। आज स्वदेशी रक्षा कंपनी SMPP ने सेना को 106 टर्बोजेट इंजन से चलने वाले कामिकाजे अग्निवेग ड्रोन सौंप दिए और यह ड्रोन 180 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि ड्रोन पर दुश्मन के जैमिंग और स्पूफिंग का असर नहीं होगा, यानी कि इस ड्रोन को भटकाया नहीं जा सकता। एक बार टारगेट तय होने से यह ड्रोन बिना किसी इंसानी दखल के मिशन पूरा करके लौटता है। अग्निवेग में 75% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें बेलारूस की एक कंपनी से भी मदद ली गई है। भारत ने अपनी ड्रोन शक्ति लगातार बढ़ाई है। इसके पीछे 2 मकसद हैं। पहला, दुश्मन पर सटीक हमला और दूसरा, डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर भारत ने कुछ समय पहले नागास्त्र ड्रोन तैयार किया था। यह देश का पहला इंडिजीनियस सुसाइड ड्रोन है, यानी कि यह देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। आमतौर पर ड्रोन से मिसाइल जैसे हथियार लॉन्च किए जाते हैं, यानी वो ड्रोन फाइटर प्लेन की तरह काम करते हैं, लेकिन इसमें पायलट नहीं होते। लेकिन ये नागास्त्र ड्रोन उड़ान भरने के बाद टारगेट पर अटैक करके खत्म हो जाता है। इस तकनीक के बारे में आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इसकी खूबियां समझ लीजिए। नागास्त्र के दोनों वेरिएंट हैं और जो 30 से 60 मिनट तक उड़ान भर सकते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 15 किलोमीटर से 40 किलोमीटर है। यह अपने साथ 2 किलो से 10 किलो तक वॉरहेड यानी कि गोला बारूद लेकर उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन को साइलेंट मोड पर 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे दुश्मन की पकड़ में बड़ी मुश्किल से आएगी। यानी कि अब जब तक दुश्मन को इसका पता चलेगा तब तक तो ये अपना काम कर चुका होगा ना बॉस। ये ड्रोन उड़ान भरने के बाद दुश्मन के टैंक, बंकर, बख्तरबंद वाहन, हथियार डिपो या सैनिकों पर अटैक कर सकता है। इसका वजन जो है वो 6 से 10 किलो है। ये एक मैन
पोर्टेबल ड्रोन है, यानी इसे 2 सैनिक आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। इस ड्रोन को ट्राइपॉड या फिर हाथों से भी उड़ाया जा सकता है। इसके विस्फोट से 20 मीटर का इलाका खत्म हो सकता है और इसमें रियल टाइम वीडियो बनाया जा सकता है, यानी कि यह सर्विलांस और हमला दोनों में बहुत ही सक्षम है। स्वदेशी तकनीक से तैयार नागास्त्र ड्रोन से दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि यह विदेशों से खरीदे जाने वाले ड्रोन से करीब 40% सस्ता पड़ता है। भारत ने पिछले कुछ समय में इस तरह के ड्रोन इजराइल और पोलैंड को इंपोर्ट भी किए हैं, वहां से मंगवाए हैं, और उनके 2 ड्रोन की कीमत में भारत ऐसे 5 ड्रोन तैयार कर लेगा। अब इसका सुसाइड फीचर भी आप समझ लीजिए। नागास ड्रोन एक लॉइटरिंग म्यूनिशन तकनीक से तैयार ड्रोन है, जिसे आत्मघाती ड्रोन या फिर कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। यह एक एरियल वेपन सिस्टम है जो हवा में टारगेट के आसपास घूमते हैं और अटैक करने के बाद खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा इस ड्रोन में पैराशूट रिकवरी मैकेनिज्म सिस्टम लगा हुआ है। इस दौरान पैराशूट के जरिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग भी कराई जा सकती है। इन ड्रोन्स को नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड यूनिट ने बनाया है, तैयार किया है। भारतीय सेना ने 930 नागास ड्रोन ऑर्डर किया था, इसमें से 480 ड्रोन की डिलीवरी कर दी गई। इसकी टेस्टिंग चीन की सीमा के पास लद्दाख की नुब्रा घाटी में किया गया। आज की तारीख में भारत के पास ऐसे ड्रोन है ना बॉस, जिन्हें दुनिया के कई देश चाहते हैं कि खरीद लें। नागास्त्र की तरह एक और ड्रोन है जिसे भारतीय सेना में शामिल करने की तैयारी चल रही है। इस ड्रोन का नाम है आर्चर NG। ये नागास्त्र ड्रोन की तुलना में ज्यादा बड़ा और लंबी रेंज में हमला करने वाला एडवांस ड्रोन है। इस ड्रोन के लिए कहा जा रहा है कि इसके आने के बाद अमेरिका का डिफेंस ड्रोन मार्केट हिल सकता है, और इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन इस समय अपडेट यह है कि इसे भारत का DRDO स्वदेशी तकनीक से तैयार कर चुका है और एक अगली पीढ़ी का स्वदेशी मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस वाला UAV ड्रोन है, और फिलहाल इसके वेपनाइजेशन ट्रायल्स की तैयारी चल रही है। इसमें ड्रोन से हमला करने वाले अलग अलग हथियारों का ट्रायल किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको आर्चर NG के फीचर्स बता देता हूं। आर्चर NG ड्रोन एक सर्विलांस यानी कि निगरानी करने के साथ अटैकिंग ड्रोन है। इसका वजन 1800 किलोग्राम है, जो लगभग 400 किलोग्राम के हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इसके शक्तिशाली इंजन की वजह से 30,000 फीट की ऊंचाई पर 24 से 28 घंटे ये उड़ान भर सकता है। इसके अलावा आर्चर NG अपने ही टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता से सक्षम है, और इसे इस तरीके से तैयार किया गया है। इसके बड़े विंग स्पैन की वजह से यह ड्रोन लगातार 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है बॉस। इसका एक और शानदार फीचर यह है कि यह ड्रोन दिन और रात दोनों समय में ऑपरेट किया जा सकता है। इंडियन नेवी इस ड्रोन को अंडमान और निकोबार के समुद्री इलाकों में निगरानी के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि चीन से आने वाले जहाज और समुद्री लुटेरों पर नजर रखी जा सके। भारत तो डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा एक्सपोर्टर बनना चाह रहा है। पिछले 10 सालों में PM मोदी डिफेंस एक्सपोर्ट 20 गुना बढ़ा चुके हैं। 2014-15 में 1941 करोड़ रुपए, जो 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 25-26 में 38,424 करोड़ रुपए। 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का एक प्रस्ताव और अनुमान रखा गया है। भारत करीब 100 देशों में डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है इस वक्त। आज की तारीख में भारत में डिफेंस प्रोडक्शन इस लेवल पर पहुंच गया है बॉस कि हम लड़ाकू विमान से लेकर मिसाइल, रडार सिस्टम, सबमरीन एयरक्राफ्ट सब कुछ बना रहे हैं और बेच भी रहे हैं।